2014 हो या 2019, बीजेपी ने बड़ी शानदार कामयाबियां हासिल की दोनों इलेक्शन में, और बहुत बड़े बड़े वादे किए गए जिनको आज दोहराना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जितने वादे किए, अपने वादों को पूरा करने में 100% नाकाम रहे। ये 9 साल हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म तबाह होता रहा। खास तौर पर अकलियतों को निशाना बनाया गया। एक अजीब सा आलम ये 9 साल में हिंदुस्तान की आवाम ने देखा। कभी तो एनआरसी, तो कभी एनपीआर को, कभी सीएए, कभी 370 के जख्म लगाए गए। खास तौर पर मुसलमानों को तबाह करने के वो तमाम हथियार इस्तेमाल कर लिए गए। अपोजिशन देखती रही, इसलिए कि अपोजिशन की ताकत कई हिस्सों में बढ़ गई। इसका पूरा पूरा फायदा बीजेपी ने उठाया और धक्के खाती रही। आहिस्ता आहिस्ता अपोजिशन की तमाम पार्टियों में यह सोचा कि क्यों ना सब मुत्तहिद होकर इलेक्शन लड़े, इसलिए कि अपोजिशन पार्टियों के बड़े बड़े लीडरान, फिर चाहे वो आप पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, एनसीपी के हों, शिवसेना के हों या टीएमसी के, इनको चुनकर जेल भेज दिया गया, डराया गया, ये धमकियां दी गई और जो हुकूमत कर रही थी पार्टियां, उनको उनमें तोड़फोड़ करने की साजिशें भी रची गई। महाराष्ट्र हुकूमत तोड़ दी गई, एमपी में यही सब कुछ हुआ, कर्नाटक में भी धांधली की गई और यह तमाशा चलता रहा। हिंदुस्तान की खुशकिस्मती समझिएगा कि 28 पार्टियों ने मिलकर एक अलायंस बनाया जिसका नाम इंडिया रखा गया। होश बीजेपी को भी आया, उन्होंने भी अपनी छोटी छोटी पार्टियों को समेटना शुरू किया। कहते हैं 38-39, लेकिन 38 और 39 जो पार्टियां हैं उनमें से 90% ऐसी पार्टियां हैं जिनका एक भी एमपी पार्लियामेंट में नहीं है, लेकिन तादाद बताई गई। अवाम पर होने वाले जुल्म की एक लंबी फहरिस्त है जिसको इस मुख्तसर वीडियो में आपके सामने नहीं रखा जा सकता। सिर्फ मिसाल के तौर पर हम किसानों की बात करते हैं। किसानों के लिए भी एक काला कानून लाया गया, उसके खिलाफ किसानों ने धरना दिया जो साल भर चलता रहा। सैकड़ों किसानों की मौत हो गई और आखिर में
वो कानून वापस लिया गया। लेकिन किसानों के असल मसले चूंकि तुम आज भी धरे हैं, आज भी किसान खुदकुशियां करने पर मजबूर है। रोज खबरें आती हैं कि फलां जगह फलां किसानों ने खुदकुशी कर ली। ये सब कुछ देखने के बाद ही इंडिया का वजूद अमल में आया। और जब इंडिया का वजूद अमल में आया तो बीजेपी की मुश्किलें भी उनको बढ़ती हुई नजर आई। उन्होंने एक के बाद एक तमाचे शुरू किए। इंडिया को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। एक बात हम आपको बता दें कि इंडिया में 28 जमातें हैं, 28 पार्टियां हैं। कुछ ने एनडीए के साथ जाना पसंद किया, तो कुछ ऐसे भी हैं जिसको इंडिया में शामिल करने से इनकार कर दिया गया। जैसे बीएसपी, एआईएमआईएम, कि उनका रिकॉर्ड बराबर नहीं था। यह हमेशा देखने में आया। सभी लोग जानते हैं कि एमआईएम हर इलेक्शन में बीजेपी का सहारा बनती रही। कई वीडियोज हैं जो बीजेपी के लीडरों ने कबूल किया कि बीजेपी को एमआईएम से फायदा है। हमने ये वीडियो पहले भी वायर किए थे। दोस्ती म्हणजे आमची दुसरी दोस्ती आहे. ती भागवत करारा असो का भाजपचा कुठली उमेदवार असो, त्याला निवडण्यासाठी आम्हाला इम्तियाज जलीलला उभं करावंच लागतं. भारतीय जनता पार्टी पहिल्यापेक्षा जास्त मतांनी निवडणार. दिलीप साहेब राहिले रे ते आमची दोस्ती आहे रे. एकमेकाच्या गळ्यात पडलो तर काही आमची मैत्री आहे का नाही. और अब भी आपके सामने रखना चाहते हैं। औरंगाबाद का वीडियो देख लीजिएगा। यूपी के एक लीडर, एमपी साक्षी महाराज, जिनके हलक में नफरत का भंडार भरा हुआ है, मुसलमानों के खिलाफ बकवास करने में कोई कसर नहीं रखते। लेकिन वो भी एमआईएम के हामी हैं। ओवैसी जी यूपी चुनाव की तैयारी में जुट गए, क्या भाजपा को फायदा होगा या नुकसान? बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। एमआईएम को दुआएं देने में वो भी कसर नहीं छोड़ते। गुजरात में बिहार के इलेक्शन से कबल वहां के एमएलए थे बीजेपी के, हैं आज भी, एमपी नहीं, एमएलए नहीं है लेकिन है। उनका कहना यह है कि उन्होंने बिहार के इलेक्शन से कबल अकबरुद्दीन अवैसी और अमित शाह की मुलाकात रात के 3 बजे अहमदाबाद में अमित शाह के घर पर करवाई थी। और उसमें क्या क्या बदतरीन शर्तें रखी गई जिसको इमाम ने तस्लीम किया। आज तक एमआईएम के किसी लीडर ने उसकी तरदीद नहीं की। गलत था तो अदालत का दरवाजा खटखटाते। वो जो एमआईएम को बदनाम करने के लिए यतीन ओझा हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दायर करते। उनके खास पूछिए, इस बात की दलील है कि वो इस बात को कबूल करते हैं।
खैर, ये बातें लंबी होती चली जा रही हैं। अभी 3 दिन पहले का वाकया, पार्लियामेंट के नए इजलास, नई बिल्डिंग में पहला इजलास हुआ। वहां पर नफरत और बेहूदगी की इंतहा कर दी गई। एक एमपी हैं जिनका नाम कंवर दानिश अली, टीवी पर और ये बातें आम हो रही हैं कि उनको इतना बुरा भला कहा गया, उनके मजहब को निशाना बनाया गया, उनको गालियां दी गई, जिस पर इंडिया के मेंबरान पार्लियामेंट ने हंगामा बर्पा किया। तो मजबूरन बीजेपी के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने माफी मांगी, लेकिन सच्चाई यह है, दस्तूर कहता है कि ऐसे मेंबरान की मेंबरशिप खत्म कर दी जाए जो इस किस्म की बेहुदा अल्फाज का इस्तेमाल करते हूं। हैरत तो इस बात की भी है कि दानिश अली का ताल्लुक इंडिया अलायंस से नहीं है, लेकिन इंडिया अलायंस के मेंबरान पार्लियामेंट ने इस हरकत के खिलाफ मुजाहरा किया। बीएसपी के एमपी खामोश, मुसलमानों की बात करने वाली जमात एआईएमआईएम के 2 एमपी सिर्फ तमाशा देखते रहे। बाद में इसकी मजम्मत में 2 लाइन का एक ट्वीट कर दिया गया। सोचिएगा कि एक मेंबर पार्लियामेंट के साथ इस किस्म का रवैया उसे कितना मायूस कर देगा। तो ऐसे वक्त फौरी राहुल गांधी कंवर दानिश अली के मकान पर गए और उनकी ढारस देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि दानिश अली साहब, आपके साथ जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ और आप अपने आप को अकेला ना समझिएगा। हिंदुस्तान का हर फर्द और हम आपके साथ हैं। ये तमाम बातें हैं, ये तमाम वाकयात कुछ समझा रहे हैं कि आइंदा इलेक्शन में हिंदुस्तान के वोटरों को किस राह पर जाना चाहिए। बहुत हुआ, अब सोचने की जरूरत है।